नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं हिस्ट्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़, जो कि आने वाली जो परीक्षाएं, आगामी जो परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश जेबीटी कमीशन, टीजीटी कमीशन एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुख्य इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस है हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्ट्री के गवर्नर है, जनरल है, उनके द्वारा जो किए गए महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको लेकर के आज हम जो है कुछ जो है क्वेश्चन आपके डिस्कस करने वाले हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास पूछा गया है कि आपका जो है भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर कौन थे, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर स्थापना की बात करें तो ये जो है आपका 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को स्थापित की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर अगर बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जो गवर्नर था वो थॉमस स्मिथ था। परंतु यहाँ पर बात हो रही है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की। बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था दोस्तों? कॉर्नवालिस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वेलेजली, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स एंड ऑप्शन डी जॉर्ज बारलो। तो इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। वारेन हेस्टिंग्स जो थे ये बंगाल के कंपनी के अधीन पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। गवर्नर जनरल की बात हुई है, ना कि गवर्नर की। हालांकि जो पहले जो गवर्नर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वो आपके थॉमस स्मिथ थे। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो आपका जो फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जब समाप्त हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जब बंगाल का जो शासन शुरू हुआ, बंगाल के ऊपर जो है रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध में जो है बंगाल को कैप्चर किया, तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर है वो बंगाल के गवर्नर जनरल में कन्वर्ट हो गया। बंगाल का गवर्नर, आपका फर्स्ट गवर्नर जो था वो आपका रॉबर्ट क्लाइव था। और रॉबर्ट क्लाइव के बाद जब 1773 का, इसके बाद जो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, तो बंगाल का जो गवर्नर है वो जनरल में कन्वर्ट हो जाता है। और बंगाल का पहला जो गवर्नर जनरल बना वो कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स बन जाता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारे पास इसमें पूछा गया है, वो क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है कि आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल टीपू सुल्तान का समकालीन था? इनमें से कौन सा एक गवर्नर जनरल था जो टीपू सुल्तान का समकालीन, समकालीन का मतलब है कि जब टीपू सुल्तान का जो है कार्यकाल था, तो इसमें से कौन सा गवर्नर जनरल उसका समकालीन था? आपने देखा होगा टीपू सुल्तान जो मारा गया था 1799 का जो एंग्लो फोर्थ जो है आपका मैसूर युद्ध हुआ था, 1799 का चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, ये कॉर्नवालिस के नेतृत्व में लड़ा गया था दोस्तों। और कॉर्नवालिस उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जिसको जो कि आपका जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो जाने जाते हैं किसके लिए? ये जाना जाता है आपका परमानेंट सेटलमेंट के लिए। किसके लिए? परमानेंट सेटलमेंट के लिए, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख लेना। तो ये जो है इस समय जो है आपके गवर्नर जनरल थे, तो ये इसके समकालीन थे, ठीक है। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो बंगाल का जो विभाजन है सन 1905 का, ये इनके दो बंगाल विभाजन की जो घोषणा है वो लॉर्ड कर्जन ने की थी, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है, जो कि 1911 में रद्द हुआ था बंगाल का विभाजन, जब जो है जॉर्ज पंचम भारत आए थे। तो ये था इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारे पास वो पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें पूछा गया है कि कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के रूप में, कंपनी के अंडर गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल क्या था? कंपनी के अंडर जो है गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स का आपने टाइम पीरियड बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास दिया गया 1757 से 1770, फिर उसके बाद 1774 से 1785, फिर 1786 से 1795 और फिर 1795 से लेकर 1801। तो यहाँ पर थोड़ा इसमें करेक्शन आपको करना पड़ेगा। हालांकि 1772 से लेके, ठीक है, ध्यान आपने रखना है कि 1772 से लेके 1785 तक जो है वारेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड था। परंतु वारेन हेस्टिंग्स के दो टाइम पीरियड थे दोस्तों, ठीक है। एक तो था बंगाल के गवर्नर के रूप में, बंगाल का ओनली गवर्नर, और एक था बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो पहले वो 1772 में बंगाल के गवर्नर बने, और जब वो बंगाल के गवर्नर बने तब उसने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ उसी के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल में रूपांतरित किया गया,
ठीक है, तो इसका जो सही टाइम पीरियड हो जाएगा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1774 से लेकर 1785 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि आपका जो है किस गवर्नर जनरल ने सरकारी खजाने को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता जो है वो स्थानांतरित किया था। ठीक है, कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने सरकारी खजाने को मुर्शिदाबाद कहाँ पड़ता है दोस्तों, बंगाल में पड़ता है या आज बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता को स्थानांतरित किया था। कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, वॉरेन हेस्टिंग्स या जॉर्ज बार्लो। तो इसका आंसर भी हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ये 1772 और 85 के बीच का जो टाइम पीरियड है उसके बीच में जो सरकारी खजाना था वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था, मुर्शिदाबाद यानी बंगाल का जो आपका ढाका वाला एरिया है वहाँ से हटा करके कहाँ लेके गया था, वो कलकत्ता स्थानांतरित किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास पुट किया गया है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि एक कोड ऑफ जेंटू लॉ किस गवर्नर जनरल ने तैयार किया था। अ कोड ऑफ जेंटू लॉ की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार की न्याय शास्त्र की एक किताब थी। न्याय शास्त्र के हिंदू जो न्यायिक जो कानून थे उससे रिलेटेड थे, जिसको कि फारसी और आगे इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। किसके निर्देश पर, तो इसका जो सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स के निर्देश पर ही इस न्यायशास्त्र जो पुस्तक को फारसी और इंग्लिश भाषा में आगे तैयार किया गया था। हिंदू नियम और कानून और आपके जो कानूनों को आगे तैयार जो है आपका अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया था। तो ये था कोड ऑफ द जेंटू लॉ। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास वो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 कि विलियम जोन्स के नेतृत्व में या फिर विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल कौन थे। कि जिस समय विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, पहली बात तो दोस्तों आपने ध्यान रखना 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान रखें ये बात, 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप टाइम पीरियड देख के टाइम आपका जो डेट देख के बता सकते हैं कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड लास्ट टाइम पीरियड था 1785 और यहाँ बात हो रही 1784 को। ठीक है, 1784 को यहाँ पर जो है क्या हुआ था कि आपका जो है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। विलियम जोन्स के नेतृत्व में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको जो है स्थापित किया था। और दूसरा जो है इसी समय पिट्स इंडिया एक्ट को भी लागू किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट भी कब लागू हुआ था, 1784 में। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है, आगे हम डिस्कस करने वाले इसके बारे में भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारे पास पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 कि जॉनथन डंकन ने बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किस वक्त की थी, या फिर उस वक्त की थी जिस समय बंगाल के या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल कौन थे। मतलब जब जॉनथन डंकन, पहली बात तो ये कि 1781-82 में बनारस जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता में मदरसा कॉलेज की स्थापना और आपका जो है जॉनथन डंकन के नेतृत्व में बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1781-82 में आपकी जो है वो हुई थी। तो उस समय गवर्नर जनरल भी कौन थे, टाइम देख के आप यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं कि कौन थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ही उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो ये भी ध्यान रखना है। जो आपका वॉरेन हेस्टिंग्स थे, एक बात आपको यहाँ पर बता दें कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे भारत में पहली बार शिक्षा के संदर्भ में या एजुकेशन को रिफॉर्म करने में जो पहला जो प्रयास किया था वो किसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही किया था। क्योंकि सबसे पहले इन्होंने कलकत्ता में मदरसा कॉलेज की स्थापना, फिर जो है आपका एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, बनारस आपका जो है बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना, ये सारे के सारे जो आपका महत्वपूर्ण जो शिक्षा से संबंधित जो आपके संस्थान है उसको स्थापित करने का श्रेय इसको जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है कि आपका जो है भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, ध्यान रखना, बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में हुआ था। किसने पब्लिश किया था दोस्तों, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। किसने, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा, द बंगाल गजट, इंग्लिश भाषा में पब्लिश होने वाला पहला न्यूज़पेपर था जो 1780 में
अगस्टस हिक्की के द्वारा पब्लिश किया गया था। तो ये आपने ध्यान, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो आप टाइम बिल्कुल, अगर आपको टाइम पता लग चुका है, टाइम पीरियड आपको इनका पता लग चुका है, तो 1780 मैंने कहा था, 1785 इसका लास्ट टाइम पीरियड था। तो आपका जो है इसमें भी क्या आ जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स इज करेक्ट आंसर। परंतु एक चीज़ और आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो पहला जो न्यूज़पेपर था इंग्लिश का वो था बंगाल गजट। तो पहला जो है आपका हिंदी का समाचार पत्र कौन सा था, उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड जो किसके नेतृत्व में पब्लिश हुआ था, जुगल किशोर। ठीक है, जुगल किशोर के नेतृत्व में जो है आपका पब्लिश हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास, उसमें पूछा गया है कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पारित किया गया। अभी अभी हमने बात करी ऊपर कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो कब पारित किया गया था, सन 1784 में। परंतु आपने मुझे बताना है कि उस समय जो है आपका जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, कॉर्नवालिस थे, वेलेस्ली थे, या फिर आपका जॉर्ज बारलो थे, या वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अभी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, तो साधारण भाषा में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 में कंपनी के प्रशासन से संबंधी, कंपनी प्रशासन में सुधार करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया। ठीक है, जिसमें कंपनी के भ्रष्टाचार को कम करना और कंपनी के शासन में सुधार करना। ठीक है, वो था रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट में फिर भी कुछ दोष रह गए थे या फिर कमियां रह गई थी, तो इन कमियों को दूर करने के लिए, यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए सन 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को लागू किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि दीवानी मुकदमों में जाति कानून कौन लागू किया, यानी दीवानी मुकदमों में जो आपका जाति कानून है वो कौन लागू किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो भी आपका हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना। इसने सदर जो है आपकी सदर दीवानी ये आपकी कईयों प्रकार के इसके द्वारा न्यायालय लागू किया गया था। सदर दीवानी जिसमें क्या होता था कि जाति के आधार पर जो कानून थे उसकी सुनवाई की जाती थी। ठीक है, जातीय कानूनों की सुनवाई की जाती थी, उसे सदर दीवानी कहा जाता था। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास पूछा गया है, उसमें बात की गई कि सालवाई की संधि के समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल कौन थे। पहली बात तो ये है कि जो सालवाई की संधि है, ठीक है, जो सालवाई की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी, 1782 में। कब हुई थी दोस्तों, 1782 में सालवाई की संधि हुई थी। ठीक है, तो ये जो संधि है इस समय गवर्नर जनरल कौन थे 1782 में, आप देख रहे होंगे टाइम पीरियड 85-86 लास्ट था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स दैट टाइम गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल। और जो सालवाई की संधि हुई थी ये मराठों और अंग्रेजों के बीच में ये संधि हुई थी। ठीक है, ये आपने ध्यान रख लेना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टेस्ट सीरीज होने वाले दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपका जो है टॉपिक है। यहाँ से आप कोई सा भी एग्जाम दे दो, हिमाचल प्रदेश जेबीटी टेट, जेबीटी कमीशन, टीजीटी टेट, टीजीटी कमीशन, मेडिकल नॉन मेडिकल टेट कमीशन, या फिर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ द स्टेट एंड सेंटर, जितने भी एग्जाम हैं, यहाँ तक कि आपके कोई सा भी आप ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टेस्ट सीरीज होने वाले हैं, क्योंकि गवर्नर जनरल का जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके हम जो है बिल्कुल 3-4 तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। एक इसमें हम बात करने वाले हैं गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल, फिर वाइसराय और फिर दोबारा गवर्नर जनरल। तो इस तरीके से बहुत सारे इसके अंदर जो है बहुत सारा कार्य हुआ है गवर्नर जनरल के नेतृत्व में, बहुत सारे जो है आपके रिफॉर्म्स हुए हैं। तो इन सभी रिफॉर्म्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो बच जाएगा उसको अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था। तो दोस्तों महाभियोग ऐसा कहा जाता है कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स था, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, कि जो आपका जो वॉरेन हेस्टिंग्स था उसके ऊपर करप्शन का चार्ज लगाया गया था। ठीक है, जब आपका जो है करप्शन का चार्ज लगाया गया था लगभग 1787 से लेके 1795 तक। ठीक है, 1787 से लेके 1795 तक इसके ऊपर जो है वो करप्शन का चार्ज लगा था, और इसी कारण से 1795 में सभी जो उसके ऊपर जो दोष लगाए गए थे उससे वो क्या है आपका बरी हो जाते हैं, और इसके बाद उनको दोबारा से गवर्नर जनरल की का जो है आपका, या फिर आपका जो गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल होने का आपका जो है आदेश दिया जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अगर बात करें तो इसका सही है वॉरेन हेस्टिंग्स। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी आपका जो है लगभग 1772 के अंदर जो है इसको गठित किया गया था। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 का ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहते हैं। भारत में नागरिक सेवा का जनक कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स है, कॉर्नवालिस है, या फिर आपका जो है लॉर्ड मिंटो है, या फिर कर्जन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द करेक्ट आंसर। कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा के जनक कहा जाता है क्योंकि नागरिकता के सुधार के संदर्भ में जो इसने महत्वपूर्ण जो योगदान दिया, नागरिक के संदर्भ में महत्वपूर्ण विकास और डेवलपमेंट जो उसने भारत में किया, उसी कारण से इसे नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास पूछा गया है कि आपका जो है कॉर्नवालिस कोड क्या था, या फिर कॉर्नवालिस कोड किसके ऊपर डिपेंड करता था? शिक्षा के आधुनिकीकरण पे, दीवानी मुकदमा या जातीय मुकदमों के सिद्धांत से, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, शक्तियों के पृथक्करण को। अब शक्तियों का पृथक्करण कैसे कि इसने कुछ शक्तियां जो है आपका शक्तियों के पृथक्करण दीवानी मुकदमे या फिर फौजदारी या फिर जो है आपके जो संवैधानिक जो आपके मुकदमे थे, मतलब कि जो आपके जो न्यायालय था, न्यायालय की जो शक्तियां हैं उसको जो है डिवाइड कर दिया। फौजदारी मुकदमों को अलग कर दिया, दीवानी मुकदमों को अलग कर दिया, ठीक है, और अदर प्रकार के मुकदमों को अलग कर दिया। यानी शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के कारण ही सिद्धांत को क्या है कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें हम तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल ने कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की जो शक्तियों के कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का विभाजन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अभी हम बात कर रहे थे ऊपर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कॉर्नवालिस। यानी इसने कार्यपालिका को यानी सरकार के अंग से न्यायपालिका को पृथक किया और न्यायपालिका में जो आपके कानून हैं उसको आपके अलग अलग भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 में जो पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो पुलिस व्यवस्था का इसमें जनक पूछा गया है वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम इसमें बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है कि आपका जो है बंगाल टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है। तो बंगाल टाइगर की यहाँ पर बात की गई है बंगाल, शेर बंगाल। ठीक है। शेर बंगाल किस गवर्नर जनरल को कहा जाता था? कॉर्नवालिस, मिंटो, कर्जन या वेलेस्ली। ठीक है। तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली उसकी जो प्रशासनिक नीतियां हैं या फिर व्यापक जो प्रशासनिक नीतियां थी उसके कारण से बंगाल का टाइगर कहते हैं। और दूसरी बात है दूसरी तरफ से बंगाल का जो आशुतोष मुखर्जी थे उनको भी बंगाल का टाइगर कहते हैं। उनके साहस और उनके जो उत्साह और उनके जो साहसिक जो कार्य है उसको देखते हुए उनको भी जो है बंगाल का शेर कहा जाता है। तो परंतु गवर्नर जनरल की बात यहाँ पर हो रही है तो गवर्नर जनरल कौन? आपका लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसमें पूछा गया है कि भारत में सहायक संधि के जनक कौन थे? भारत में सहायक संधि के जनक कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली, डुप्ले, कर्जन या कैनिंग। तो सबको इसका मैक्सिमम जो आपके एक्सपीरियंस से आप सभी को पता होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को लागू किया था। और सहायक संधि को कब लागू किया था? 1793 में। 1793 में आपका जो है सहायक संधि लागू की गई थी। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। ठीक है। 1798 में। ठीक है। 1798 में सहायक संधि लागू की थी। अब सहायक संधि क्या थी? ये एक इस प्रकार का समझौता जो देशी रियासत के राजा और अंग्रेजी सरकार के बीच में होता था, जिसमें जो भी राजा सहायक संधि को स्वीकार करता था उसे अपने राज्य में एक अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी और साथ में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना पड़ता था। ठीक है। और जो राजा इस संधि को स्वीकार कर लेता था वो आपका जो है भविष्य में अंग्रेज जो है उसकी सहायता करने का वचन देते थे और उसी रेजिडेंट के आधार पर उसी रेजिडेंट के सहायता से क्या है वो राजा अपने राज्य का प्रशासन चलाता था। ठीक है। तो एक सहायक संधि थी जो आपकी क्या है कईयों राज्यों ने कईयों रियासतों ने इसको स्वीकार किया। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको 1798 में लागू किया था। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर अगर हम नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो हमारे पास पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की?
तो सहायक संधि स्वीकार नहीं की। सबसे पहली बार सहायक संधि किसके ऊपर लागू की गई? हैदराबाद के ऊपर, ठीक है। 1798 में सहायक संधि सबसे पहले हैदराबाद ने वो आपके जो है स्वीकार की थी, परंतु किसने नहीं की थी? तंजौर ने भी शामिल, तंजौर भी इसमें शामिल हुआ था, मैसूर भी इसमें शामिल हुआ, परंतु आपका जो है इंदौर जो है इसमें जो है इंदौर का जो है आपका इसमें कोई जिक्र नहीं होता है, तो इंदौर के साथ जो है सहायक संधि लागू नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है, ठीक है। मैसूर भी, हैदराबाद आपका 1798, मैसूर 1799, तंजौर जो है ये भी आपका जो है लगभग 1800 की सीरीज में जो है वो इसने भी क्या है इसको स्वीकार किया था, परंतु इंदौर का इसमें जिक्र नहीं है, तो इंदौर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम इसमें बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास पूछा है कि आपका जो है लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में सबसे पहले सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा था या पहली रियासत कौन सी थी? तो हैदराबाद, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 1798 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाली पहली जो रियासत थी वो कौन सी थी? हैदराबाद, ठीक है। कौन सी थी? हैदराबाद। क्लियर बात सबको? इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास पूछा गया है कि आपका जो है सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही क्रम लगाएं। तो सहायक संधि की अगर हम बात करें सही क्रम में, तो इसका जो सही है, पहले सबसे पहले हैदराबाद, फिर उसके बाद आपका अवध, उसके बाद पेशवा और उसके बाद मैसूर, ठीक है। ये तो नहीं है, पहला ऑप्शन क्या है? अवध, मैसूर, हैदराबाद। पहली बात तो ये कि दोस्तों हैदराबाद ने, ठीक है, पहली बात तो ये है कि हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार की थी। तो अगर हम बात करें इसमें, तो सबसे पहले हैदराबाद ने, फिर मैसूर ने, फिर अवध ने और फिर पेशवा ने। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 1798 में किसने? हैदराबाद ने। 1700 आपका जो है 99 में मैसूर, फिर 1799 में ही अवध, और उसके बाद जो है आपका पेशवा लगभग 1801-2 के आसपास, ठीक है। 1801-2 के आसपास जब बसीन की संधि हुई थी, ठीक है, तो उस तरीके से जो है आपका उसके बाद जो है वो आपकी सहायक संधि को अडॉप्ट कर लिया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें, टीपू सुल्तान की मृत्यु आपकी जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु के समय गवर्नर जनरल कौन था? अभी जो हमने बात करी थी, टीपू सुल्तान की मृत्यु 4th एंग्लो मैसूर युद्ध में हुई थी 1799 में, ठीक है। तो 23 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसका आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। कौन था दोस्तों? लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड में 4था एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारे जाते हैं, और टीपू सुल्तान मारे जाने के बाद जो आपका जो मैसूर साम्राज्य था वो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास पूछा गया है कि बेल्लौर का जो सिपाही विद्रोह है वो किसके कार्यकाल में हुआ था? पहली बात तो है कि बेल्लौर विद्रोह जो है एक प्रकार का सैन्य विद्रोह था। 1857 से पहले होने वाला पहला जो सैन्य विद्रोह बेल्लौर विद्रोह कब हुआ था? 1806 में। कब हुआ था दोस्तों? 1806 में हुआ था। उस समय किसके टाइम पीरियड में हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, जॉर्ज बार्लो दैट टाइम गवर्नर जो जनरल थे, कहाँ के? मद्रास के गवर्नर जनरल थे, और मद्रास में ये विद्रोह हुआ था, ठीक है। ये आपका एक प्रकार का जातीय या धार्मिक विद्रोह था। धर्म के आधार पर देखो, इसमें बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम जो युवा थे वो ब्रिटिश सेना में शामिल थे, और उनको जो है आपका ब्रिटिश सेना के द्वारा जो है उनको तिलक लगाने, टोपी पहनने, दाढ़ी रखने के ऊपर जो है, कान में बालियाँ पहनने के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया गया था। इसी कारण से धर्म में इंटरफेयर करने के कारण अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह का जो झंडा है वो बुलंद कर दिया था। तो 1806 में जो बेल्लौर विद्रोह हुआ था दक्षिण भारत में, आपका जो है मद्रास में ये विद्रोह हुआ था, ठीक है। उस समय ये वहाँ के जो गवर्नर जनरल थे वो आपके जो मद्रास प्रेसिडेंसी के कौन थे? जॉर्ज बार्लो थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें, अरेगांव या कोरेगांव की, ठीक है, कोरेगांव या फिर अरेगांव की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास अंग्रेज होलकर, ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेज और भोंसले, ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेज और सिंधिया, और ऑप्शन नंबर डी है अंग्रेज और पेशवा। अब सारी की सारी ब्रांचें मराठों की ही है, ठीक है। सारी की सारी जो ब्रांचेज है वो मराठा, होलकर है, भोंसले थे, सिंधिया थे और पेशवा थे। एक तरफ से तो अंग्रेज ही आपके थे, एक तरफ से तो अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया, दूसरी तरफ से मराठाओं की कौन सी ब्रांच ने इसमें पार्टिसिपेट किया? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होने वाला ये मराठों और पेशवा के बीच में ये आपका जो है युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। क्लियर बात सबको? क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें तो लगभग जो है ये आपका 1800 जो है ये है आपका 1818 के अंदर जो है ये लड़ाई हुई थी। 1818 में ध्यान रखना, 1818, ठीक है। 1818 के अंदर ये लड़ाई हुई थी, कौन सी? अरेगांव या कोरेगांव की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें, 26 जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है हमारे पास कि लासवारी की जो लड़ाई है,
लासवारी की जो लड़ाई है वो किसके बीच में हुई थी? अंग्रेज होलकर, अंग्रेज भोंसले, अंग्रेज सिंधिया, अंग्रेज पेशवा। तो 26 का जो सही आंसर है दोस्तों वो होने वाला है, अगर 26 है आपका जो क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का आपका जो है ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यानी आपका अंग्रेज और सिंधिया के बीच में हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था लगभग 1803 के अंदर हुआ था, लगभग 1803 में ये युद्ध आपका हुआ था अंग्रेजों और आपका जो है सिंधिया के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 में 1807 की अंग्रेजों की रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि। पहली बात दोस्तों 1807 में नहीं, सॉरी यहाँ पे 1807 नहीं आएगा। यहाँ पे जो अमृतसर की संधि मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ 1807 नहीं बल्कि 1809 में ये संधि हुई थी। ठीक है, 1809 में ये संधि हुई थी, अमृतसर की संधि। ठीक है, ये रणजीत सिंह और किस एक गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आपका ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मिंटो के टाइम पीरियड में ये संधि हुई थी, ये थी आपकी अमृतसर की संधि। तो कई बार आ जाता है अमृतसर की संधि किसके टाइम पीरियड में हुई थी? 1809 में रणजीत सिंह और दूसरी तरफ से कौन थे? लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। ठीक है, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 में हमारे से पूछा गया है कि 1813 का चार्टर एक्ट किसके कार्यकाल में पारित हुआ? 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसमें कंपनी के प्रशासन को 20 वर्ष के लिए जो है आगे बढ़ाया गया था, इसी से संबंधित ये चार्टर एक्ट था। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है मिंटो फर्स्ट, ये भी इसके टाइम पीरियड की घटना थी। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसी के टाइम पीरियड में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें, स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट जो आपका 1793 में लागू किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में ये लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में ये लागू किया गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर, जिसमें बंगाल के आपके जो है जमींदारों को वहाँ का भूमि का स्वामी मान लिया गया था और उनकी जो ज़मीन है, अब वो उनकी जो ज़मीन है उसको वो खरीद बेच या फिर उसका हर प्रकार से रिकॉर्ड रख सकते थे। ठीक है, उनके ऊपर बिल्कुल टैक्स जो है वो फिक्स कर दिया गया था। तो ये था स्थायी बंदोबस्त जो 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में आपका जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। और आज की टेस्ट सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है दोस्तों हमारे से कि थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ? ठीक है, या फिर किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में? वो थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध के टाइम में जो आपके गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो थर्ड जो आपका जो मराठा जो एंग्लो मराठा जो युद्ध हुआ था 1817 से लेके 1818 तक ये युद्ध चला था, 17 से 18। हालांकि 19 में युद्ध खत्म हुआ था। तो ये 1817 से लेके 1818 भी बोल सकते हैं, 1819 भी बोल सकते हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ था? 1875 से लेके 82 तक। ठीक है, 1875 से लेके आपका जो है 1775 से लेके 1700 जो है आपका 82 तक। ठीक है, और दूसरा कब हुआ था दोस्तों? दूसरा हुआ था 1803 से लेके 1805 तक। ठीक है, 1805 तक। ठीक है, 3 से लेके 5 तक। और तीसरा कब हुआ था? 1817 से लेके 1818। पहला इस सीरीज में हुआ था आपका 1775 से लेके 1782 तक, दूसरा 1803 से 5 और तीसरा 1817 से 1818। तो ये था आपका जो है 3 एंग्लो मराठा युद्ध जो कि आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में हुए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार बने रहें हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।